बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें हम 5 रिएक्शन स्टडी करते हैं: हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन 5 एरोमेटिक रिएक्शंस में से एक आधा आपके फाइनल एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज इन 5 एरोमेटिक रिएक्शन, जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इनमें से हम 2 इस लेक्चर में स्टडी करते हैं, और वो है हैलोजिनेशन और फिर नाइट्रेशन। तो हम आगाज करते हैं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन से। माय डियर स्टूडेंट, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में हम कहेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। यहां लफ्ज है, इस पे गौर करें। मैंने कहा इंट्रोडक्शन, मैंने एडिशन नहीं कहा। मैंने ये नहीं कहा कि हैलोजन ग्रुप का ऐड होना, नो, मैंने कहा द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। यानी मैं कह रहा हूं कि ये मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन का 6 कार्बन है, ऑल 6 कार्बन आर इक्वलेंट, हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। आप एक हाइड्रोजन की जगह पे हैलोजन ग्रुप ले आओ, हैलोजन आई मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैं जरा क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करूंगा। तो अगर आप इस हाइड्रोजन की जगह पे हेलो ग्रुप ले आए तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा। दिस वन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। दिस वन इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप इन बेंजीन, दैट इज कॉल्ड द हैलोजिनेशन। माय डियर स्टूडेंट, हैलोजिनेशन बेंजीन में जो मैं कैटलिस्ट इस्तेमाल करूंगा, तो मेरे पास जो कैटलिस्ट होंगे इसमें FeCl3, फेरिक क्लोराइड, AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैं FeBr3 भी दूंगा। ये हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये जो पहले 2 हैं FeCl3 और AlCl3, ये क्लोरीनेशन में, क्लोरीनेशन जब हम क्लोरीन को बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट, और ये वाला FeBr3 ये ब्रोमिनेशन में काम आएगा। ब्रोमिनेशन, अगर आप गौर करें स्टूडेंट, ये जो FeCl3 है, AlCl3 है, FeBr3 है, फेरिक ब्रोमाइड है, all these are लीवस एसिड्स। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं कि हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में लीवस एसिड्स दे विल एक्ट एज कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। एक और भी बात याद रखना, ये जो आपके पास आयरन है Fe, इट विल आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट। वो कैसे? ये जो Fe है ना, ये क्लोरीन के साथ, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है ना, तो आपके पास FeCl3, यानी इसको मैं यूं बैलेंस कर देता हूं। तो अगर आप सिर्फ अकेला आयरन भी लें, आयरन मेटल, वो भी रिएक्शन में FeCl3 प्रोड्यूस करेगा और इट विल एक्ट एज द कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है। मैं दोबारा बताता चलूं कि ऑल दीज आर लीवस एसिड्स एंड लीवस एसिड विल एक्ट एज कैटलिस्ट इन दिस केस। माय डियर स्टूडेंट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा, बताएं हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कौन इस्तेमाल होता है? तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो है X पॉजिटिव, जिसे हम हैलोजिनोनियम आयन पढ़ के हैं। हैलोजिनोनियम आयन, हैलोनोनियम आयन भी बाज बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन हम हैलोजिनोनियम आयन, आई मीन Cl पॉजिटिव, आई मीन Br पॉजिटिव, क्लोरिनोनियम आयन, ब्रोमिनोनियम आयन, दे विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इन दिस केस। स्टूडेंट, मैं इनको हैलोजिनेटिंग एजेंट भी कहता हूं, यानी दे आर एक्चुअली द इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज इन दिस रिएक्शंस। हैलोजिनेटिंग मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। ये जो होता है ना Cl, ये क्लोरीन की एटॉमिक फॉर्म है। Cl के ऊपर जब हम नॉट लगा देते हैं, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज फ्री रेडिकल।
जब हम Cl2 लिखते हैं, दिस वन इज क्लोरीन मॉलिक्यूल। जब हम Cl नेगेटिव लिखते हैं, दिस वन इज क्लोराइड आइन। और जब हम Cl प्लस लिखते हैं, दिस वन इज कॉल्ड क्लोरिनोनियम आइन। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर किसी स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ये कैटाइन बना, एंड कैटाइन विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ये कुछ बुनियादी बातें थी, यानी आपको क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन की डेफिनेशन आनी चाहिए, कौन से कैटलिस्ट इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है। अब आप रिएक्शन की तरफ आए। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक क्लोरीनेशन। माय डियर स्टूडेंट, आप बेंजीन ले, बेंजीन का मैं ये जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, मैं ये सिंपल रिएक्शन लिख रहा हूं। बेंजीन ले, बेंजीन का क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं। माय डियर स्टूडेंट, इसके दौरान आपको FeCl3 चाहिए, इट विल एक्ट एज कैटलिस्ट। या FeCl3 ले लो या AlCl3 ले लो, और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होगा। जब रिएक्शन होगा तो ये जो कार्बन है, किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ जाएगा, एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज ये आपके पास आ गया जी, यहां क्लोरीन आ गया, और जो हाइड्रोजन था वो 2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन तो यहां आ गया, जो दूसरा क्लोरीन है वो हाइड्रोजन से मिलकर HCl बनाता है। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। और अगर मैं इसकी यील्ड देखूं तो ये हमारे पास ना तकरीबन 90% हासिल होता है, इसकी यील्ड कदरे बेहतर है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक ब्रोमिनेशन, ये था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक क्लोरीनेशन। नाउ यू हैव इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक ब्रोमिनेशन, यानी बेंजीन ब्रोमीन से रिएक्शन करवाओ, ब्रोमीन से जब आप रिएक्शन करवाएंगे, अब यहां पे कैटलिस्ट क्या आएगा, FeBr3। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे आपको हीट करना पड़ेगा, यानी ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल ऊपर वाली अप्रोच जो ऊपर आपने बात की है, सेम वही आप पॉइंट यहां पे उठाएंगे। ये आपके पास बेंजीन रिंग, और हाइड्रोजन की जगह पे अब ब्रोमीन आ गया। वो जो हाइड्रोजन निकला, अब उसने एक ब्रोमीन के साथ मिलकर HBr बना दिया। ये जो आपके पास बनाना, दिस वन इज कॉल्ड ब्रोमोबेंजीन। ये जो बना था, दिस वन इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन, और ये जो बना, दिस वन इज कॉल्ड ब्रोमोबेंजीन। और एक और बात याद रखें, ये जो ब्रोमोबेंजीन है, इसकी जो यील्ड आपके पास आती है, दैट इज 75%। तो दोनों में जरा गौर करेंगे ना स्टूडेंट, गौर करेंगे तो ये बात क्लियर होगी कि जो क्लोरीनेशन है वो रूम टेम्परेचर पे होती है, लेकिन ब्रोमिनेशन के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। क्लोरीनेशन जो है वो यील्ड 90%, और ब्रोमिनेशन में आपके पास जो यील्ड आ गई है 90। इसका मतलब है ये जो क्लोरीन है, इसकी रिएक्टिविटी ब्रोमीन की निस्बत ज्यादा है, यही वजह है कि कम टेम्परेचर पर क्लोरीनेशन हो जाती है। अगर मैं आपके साथ ना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन की बात करूं, तो माय डियर स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन विद बेंजीन, दैट इज फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, एंड ग्रेटर देन आयोडीन। एक और इंपॉर्टेंट बात यहीं पे बताता चलूं, माय डियर स्टूडेंट, फ्लोरीन इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, ये बात ध्यान में रखिए, फ्लोरीन इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव, एंड फॉर फ्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन वी नीड स्पेशल कंडीशन एंड स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। इसके बावजूद भी मोनोफ्लोरीनेशन होती ही नहीं। अगर आपने फ्लोरोबेंजीन हासिल करना है ना, तो आपको इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन का बेंजीन के साथ रिएक्शन कोई ज्यादा सूटेबल नहीं है, एक्सप्लोसिव है, ड्यू टू वेरी रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन। आयोडीन की क्या बात करें, आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव अमंग हैलोजेंस। माय डियर स्टूडेंट, आयोडीन इज लीस्ट रिएक्टिव, बेंजीन के साथ इसका रिएक्शन ना होने के बराबर। लेकिन फिर भी अगर मैं बेंजीन में हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन आयोडीन से करवाना चाहूं तो माय डियर स्टूडेंट, बेंजीन प्लस आयोडीन in the presence of nitric acid, here the nitric acid will act as oxidizing agent and you will get the iodobenzene। इसका मतलब है नाइट्रिक एसिड जो है उसकी मौजूदगी में आयोडीन जो है वो बेंजीन से रिएक्शन करती है। तो ये बातें आपने ज़हन में बिठानी। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने आपको 2 रिएक्शन पढ़ाए ना, इनमें ये जो पहला रिएक्शन है, मैं इसका मैकेनिज्म आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपने इससे पिछले लेक्चर में
जो जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अगर आपने उस जनरल मैकेनिज्म को अच्छी तरह समझा है तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपके साथ डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट, मैकेनिज्म को मैं 3 स्टेप्स में डिवाइड करता हूं। पहली बात, पहला आपके पास है जनरेशन ऑफ, स्टेप 1 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैं पहले स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल हमने क्या पढ़ा है, दीज आर द इलेक्ट्रोफाइल्स, आई मीन क्लोरिनोनियम आयन विल इलेक्ट्रोफाइल इन दिस केस। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। FeCl3, दिस वन इज द कैटलिस्ट। जब FeCl3 का क्लोरीन से रिएक्शन करवाएं, माय डियर स्टूडेंट, ये जो क्लोरीन है ना, ये मैं इसको यूं लिखता हूं, Cl बॉन्ड Cl। जब FeCl से रिएक्शन करवाते हैं ना, तो समझे ये यहां से ब्रेक हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास चले गए, एक आपके पास बन गया क्लोरीन प्लस और दूसरा भी, यानी क्लोरिनोनियम आयन और दूसरा क्लोराइड आयन। अब ये जो क्लोराइड आयन है वो फिर इसके साथ मिलेगा, जब मिलेगा तो FeCl3 एक और क्लोरीन आया तो ये बन गया FeCl4 और वो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया, प्लस ये आपके पास क्लोरिनोनियम आयन बना। दिस क्लोरिनोनियम आयन इज अ सुपर इलेक्ट्रोफाइल, आई मीन दिस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और ये वो इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन रिंग उसमें पेनिट्रेट कर जाएगा, और ये आपके पास टेट्राक्लोरोफीरेट आयन बना, टेट्राक्लोरोफीरेट आयन। ये जो मैंने आपके सामने लिखा ना, ये तो जैसे बुक में लिखा हुआ है या जैसे आपने एग्जाम में लिखना है, लेकिन मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली भी बातें समझाऊंगा, यानी हकीकत में ये कैसे होता है। जरा इसको देखें माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ना क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, Cl बॉन्ड Cl, और दोनों क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर्स हैं, 3-3 लोन पेयर्स है दोनों के पास, प्लस FeCl3 फेरक क्लोराइड। अब इसमें हुआ क्या कि एक क्लोरीन ने अपने लोन पेयर के जरिए आयरन के साथ बॉन्ड बनाया। ये जो FeCl3 है ये लीवस एसिड है, और लीवस एसिड हम किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। तो जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस क्लोरीन ने दिया तो आपके पास ये बना। इसमें देखेंगे तो ये जो दरमियान वाला क्लोरीन है इस पर पॉजिटिव चार्ज और Fe पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दोनों क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है, अब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर होंगे। जब ट्रांसफर होंगे तो ये आपके पास FeCl4 नेगेटिव चार्ज और साथ आपके पास Cl पॉजिटिव, आई मीन क्लोरिनोनियम आयन बना। स्टूडेंट, ये मैंने आपको इसकी डिटेल मजीद बताई, लेकिन आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसी को ही याद रखना है। ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर लिया। अब फॉर्मेशन ऑफ अरीनियम आयन, अब हमने यही इलेक्ट्रोफाइल लिया, इस इलेक्ट्रोफाइल का बेंजीन से रिएक्शन देखते हैं और देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना। स्टूडेंट यहां पे देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा ये जो एंड, ये वाले जो साइड्स है ना, ये वाले जो कॉर्नर से नजर आ रहे हैं, ये कार्बन एटम है और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन है। मैं ना हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन दिखाने की बजाय मैं एक कार्बन पे हाइड्रोजन, क्योंकि जरूरत ही यहां पे। अब होता भला क्या है, होता ये है कि ये वाला जो है, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये कार्बन, ये वाला कार्बन इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इस क्लोरिनोनियम आयन जो इलेक्ट्रोफाइल है इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब जब बॉन्ड बनाएगा तो आपके पास ये सिचुएशन आ गई, हमारे पास बाकी चीजों को मत छेड़े। बाकी आपके पास क्या है, ये रिंग है, यहां डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, इनको मत छेड़े। अब ये ऊपर हाइड्रोजन है, अभी हमने इसकी कोई बात नहीं की। अब हमने क्या कहा है कि ये वाला कार्बन, यानी ये कार्बन, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड बना दिया। अब आप कहेंगे कि क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वो कहां गया, भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, वही 2 इलेक्ट्रॉन जिधर मैं शो कर रहा था वो अब ये आ गए, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये इस कार्बन का है और ये इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन का है। अब इस कार्बन ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके ये बन गया क्लोरीन। अब ये इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास रहा, ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इस कार्बन का था, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन शेयर कर रहा है।
क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन इस कार्बन, इससे इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया गया, यूं इस कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये मेरे पास अरीनियम आयन बना, बेंजीनोनियम आयन बना। आप इसके जो नाम कह लें, हम इसे अरीनियम आयन भी कहते हैं, हम इसे बेंजीनोनियम आयन भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये था मेरे पास स्टेप नंबर 2। इसमें क्या बना, अरीनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ अरीनियम। आप यूं भी कह सकते हैं कि इस स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करता है। अब ये जो अरीनियम आयन बना, ये वाला जो रिएक्शन है ना, दिस रिएक्शन इज स्लो, ये स्लो रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, डेल्टा H इसका पॉजिटिव है। ये आपको वैसे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। दिस वन इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब आपके पास ये अरीनियम आयन है, यही मैंने इधर लिखा। अब इसमें क्या होती है, डी प्रोटोनेशन। डी मीन रिमूवल, प्रोटॉन मीन H पॉजिटिव, एशन मीन प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें प्रोटॉन रिमूव हुआ। माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें होता क्या है, अब इसमें यह होता है कि ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना रहे हैं, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए। जब शिफ्ट हुए तो दोबारा बेंजीन के अंदर इसकी जो डीलोकलाइजेशन है वो बहाल हो गई। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे ना, तो इस कार्बन को उसका इलेक्ट्रॉन दोबारा मिल गया और यूं ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ। जब ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन चूंकि दे चुका होता है, लिहाजा इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम उसे हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, इसके 2 नाम है। हम इसे हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, हाइड्रोजन आयन। स्टूडेंट, हम इसे प्रोटॉन भी कहते हैं। तो ये आपके पास प्रोटॉन, और बाकी आपके पास क्या बना, बाकी वही चीज कि दोबारा आपके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहां पे क्लोरीन आ गया। ये इलेक्ट्रोफाइल था, इसने H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल को निकाला, खुद उसकी जगह पे आ गया। सो दिस वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एंड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। स्टूडेंट, ये आपके पास अब ये जो H पॉजिटिव बना, ये H पॉजिटिव क्या करेगा, आपके पास था ना ये FeCl4 माइनस, ये आपके पास है जी FeCl4 माइनस टेट्राक्लोरोफिरेटाइन, टेट्राक्लोरोफिरेटाइन H पॉजिटिव। अब देखो, इसको हमने ना FeCl3 को हमने एक क्लोराइड आयन दिया था, ये FeCl4 नेगेटिव बना। अब वही क्लोराइड आयन इसको दो तो आपके पास ये बन जाएगा HCl प्लस ये बाकी क्या बच गया FeCl3। ये था आपके पास कैटलिस्ट जो आपने इस्तेमाल किया, और लास्ट स्टेप में कैटलिस्ट आपके पास रीजनरेट हुआ, दोबारा बना। तो कैटलिस्ट हम क्या कहते हैं, विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन एट द एंड वो हमारे पास दोबारा हासिल होता है। तो FeCl3 दैट इज कैटलिस्ट, दैट इज लीवस एसिड, वो हमारे पास दोबारा रीजनरेट हुआ। दिस वन इज द मैकेनिज्म। स्टूडेंट, यही वो मैकेनिज्म था जो मैंने बिल्कुल ऐसा ही, जब हमने जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसको डिस्कस किया था, तो यही हमने मैकेनिज्म। आज का दूसरा रिएक्शन जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं स्टूडेंट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ये क्या था, ये था हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब क्या आ गया, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। जरा देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप इन बेंजीन रिंग, और हियर वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन रिंग। वहां हैलोजन ग्रुप का इंट्रोडक्शन हुआ बेंजीन रिंग में, और यहां नाइट्रो ग्रुप का। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा द एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, मैंने एडिशन नहीं कहा, मैं कह रहा हूं द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप NO2 इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। जैसे कि ये बेंजीन है, बेंजीन, माय डियर स्टूडेंट, बेंजीन में अगर आप गौर से देखेंगे ना तो 6 कार्बन है, 6, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। अब क्या हुआ, अब आपने एक कार्बन के हाइड्रोजन की जगह पे नाइट्रो ग्रुप लिया है एंड द प्रोडक्ट इज नाइट्रोबेंजीन। अब आप इसमें देखेंगे ना तो इसमें आपके पास क्या आ रहा है, इसमें आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन आ रहा है। तो दिस वन इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। माय डियर स्टूडेंट, ये नाइट्रेशन, इसके लिए रीजेंट क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहिए, इसका मैकेनिज्म क्या है, आइए उसको देखते हैं।
My dear student, nitration of benzene में we have a 1:1 mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid H2SO4. एक बात बहुत इंपॉर्टेंट वो आपको बताता चलूं, माय डियर स्टूडेंट, अगर आप सिर्फ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ही लें, नाइट्रेशन तो फिर भी हो जाएगी, लेकिन रिएक्शन बहुत स्लो होगा। लेकिन अगर आप नाइट्रिक एसिड के साथ साथ सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज करते हैं, देन the addition of concentrated sulfuric acid increases the rate of reaction. नाइट्रेशन प्रोसेस को स्पीड अप करता है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वो कैसे? एक्चुअली जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है, और जितना इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा बनता जाता है, डेफिनेटली नाइट्रेशन प्रोसेस उतना फास्ट होता है। ये बात ध्यान में रखनी। ये यानी सिर्फ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ये भी यूज हो सकता है, लेकिन इस सूरत में स्लो रिएक्शन, और ये जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन कैसे इंक्रीज करता है? बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? मैं बार बार आपसे कहता हूं, ये तो एक्सरसाइज का एमसीक्यू भी है, कि आप बताएं कि इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बताएं कि नाइट्रेशन में कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ड्यूरिंग नाइट्रेशन वी यूज नाइट्रोनियम आइन NO2 प्लस, इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। मैं बार बार कहता हूं, नाइट्रोनियम आइन NO2 प्लस, नाइट्रेट आइन, नाइट्राइट आइन, नाइट्राइड आइन, वो नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन यूज होता है? इलेक्ट्रोफाइल यहां यूज होता है नाइट्रोनियम आइन NO2 प्लस। बार बार कह रहा हूं, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। रिएक्शन क्या है? बेंजीन लिया, नाइट्रिक एसिड लिया, और मैं यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड भी लेता हूं H2SO4, दोनों का 1:1 मिक्सचर, 1:1। ये भी कंसंट्रेटेड है, ये भी कंसंट्रेटेड, और टेम्परेचर बहुत जरूरी है, 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बहुत जरूरी है। अब होगा इसमें क्या? इसमें यह होगा कि बेंजीन जो आपके पास है उसके एक हाइड्रोजन की जगह पे प्रोटॉन की जगह पे NO2 ग्रुप आ जाएगा, NO2, और जो प्रोटॉन है वो HO से रिएक्शन करके वाटर बनाएगा, ये आपके पास, एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है, सिर्फ यहीं तक बात नहीं होती, जब तक मैकेनिज्म नहीं लिखते आपकी बात मुकम्मल ही नहीं होती। तो मैकेनिज्म क्या? वही स्टेप्स जो मैंने लास्ट इधर डिस्कस किए, बिल्कुल सेम। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन, डीप्रोटोनेशन, बिल्कुल सेम। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन, वही मैंने हेडिंग दी। तो पहले स्टेप 1 में आप इलेक्ट्रोफाइल जो नाइट्रोनियम आयन है उसको कैसे जनरेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपने क्या लिया? आपने नाइट्रिक एसिड लिया, आपने सल्फ्यूरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड HNO3 है, HNO3। तो मैंने क्या लिखा? मैंने HONO2 लिखा। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये दो हाइड्रोजन है, H2SO4। मैंने वो आपको समझाने के लिए थोड़ा सा अलग अलग रखा। माय डियर स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन होता है ये 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर यहां तक रखना पड़ता है। अब होगा क्या? सिंपली ये हुआ कि इधर से सल्फ्यूरिक एसिड ने प्रोटॉन दिया, इसने OH दिया, और आपके पास क्या बन गया? वाटर। ये आपके पास आ गया वाटर, H2O। फिर अब एक और चीज आ गई, जब इसमें से ये प्रोटॉन निकल गया तो बाकी आपके पास बना HSO4, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, ये नेगेटिव, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, ये NO2, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया जी NO2 प्लस, दिस वन इज नाइट्रोनियम आयन, दिस वन इज हाइड्रोजन सल्फेट आयन, और यहां मैं टेम्परेचर कह रहा हूं, द टेम्परेचर शुड बी 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड।
यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे ना, इसमें ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, लेकिन इस रिएक्शन में प्रोटॉन इसने दिया, इसने प्रोटॉन दिया, इसने प्रोटॉन लिया, जिसने प्रोटॉन दिया वो एसिड, जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया वो बेस। आई मीन दिस वन इज एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। जो प्रोटॉन दे रहा है वो एसिड है, और ये नाइट्रिक एसिड यहां पे ये एसिड नहीं बल्कि किसके तौर पर काम कर रहा है, बेस के तौर पर काम कर रहा है। अच्छा, एक और भी बात ध्यान में रखना माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है ना, H2SO4, इसकी जो pKa वैल्यू है वो -9 है, और ये जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड, इसकी pKa वैल्यू 1.4 है। इसका मतलब है ये नेगेटिव आप इसके हिस्सा है, इसका मतलब है कि ये जो नाइट्रिक एसिड की इसकी pK वैल्यू ज्यादा है और सल्फ्यूरिक एसिड की pK वैल्यू कम है। तो ये pK क्या बताता है, दिस वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जिसकी pK वैल्यू ज्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, तो इसका मतलब है दिस वन इज वीक एसिड एज कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब एक स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का रिएक्शन होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो प्रोटॉन देगा और वीक एसिड उन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये जो मैंने आपको समझाया ना, आपने एग्जाम में इस तरह ही लिखना है। ये बाकी बातें तो सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं कहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मैं इसको एक और एंगल से भी आपको दिखाता हूं कि ये होता कैसे। जरा देखें, ये मेरे पास ना नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रोजन ने 2 ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड बनाया हुआ है और तीसरे ऑक्सीजन के साथ, और वो फिर ऑक्सीजन आगे हाइड्रोजन के साथ, और ये मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब होता क्या है, ये जो नाइट्रिक एसिड है इसका जो ऑक्सीजन है वो सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटॉन, ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बनाता है। आपके पास ये बना। अब इसमें क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, अब इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास चले गए, और यूं आपके पास ये नाइट्रोनियम आयन बना। नाइट्रोनियम आयन, इसके बारे में 2 बातें याद रखनी है कि इन नाइट्रोनियम आयन द नाइट्रोजन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, एंड सेकंड वन इट हैज अ लीनियर स्ट्रक्चर। नाइट्रोनियम आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रेशन के दौरान, जो कि नाइट्रेटिंग एजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल कह लो, नाइट्रेटिंग एजेंट कह लो, इट हैज लीनियर शेप, और इसमें जो नाइट्रोजन है इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। माय डियर स्टूडेंट, अब आपके पास इस स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, अरीनियम आयन। देखो, बिल्कुल वही अप्रोच जो आपने पीछे यूज की है। आपने जब पीछे पढ़ा ना स्टूडेंट, तो ये सेम है। यहां क्लोरिनोनियम आयन था, अब यहां देखेंगे तो नाइट्रोनियम आयन आ गया। अब सेम अप्रोच, इस कार्बन का हाइड्रोजन में शो कर देता हूं। अब क्या होगा, ये कार्बन इन दोनों इन पाई इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके इसके साथ बॉन्ड बनाता है। जब बॉन्ड बनाएगा तो आपके पास स्टूडेंट ये बन गया, ये बेंजीन रिंग। जहां चेंज ना आए उसको मत छेड़ो, ये दोनों इस तरह लगाएं, और यहां पे आपके पास हाइड्रोजन और यहां पे आपके पास NO2, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। दिस वन इज अरीनियम आयन, दिस वन इज बेंजीनोनियम आयन। अब यही मैंने यहां पे लिखा, अरीनियम आयन, बेंजीनोनियम आयन। अब क्या होगा, डी प्रोटोनेशन, डी मीन रिमूवल, प्रोटॉन H पॉजिटिव, एशन प्रोसेस, वो प्रोसेस जिसमें प्रोटॉन, अब देखो वही अप्रोच जो अभी आपने पढ़ी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए, इसका मतलब यहां पाई बॉन्ड बहाल हो गया, ये यहां से H पॉजिटिव बन गया। ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन जो बेस है इसको जाके H पॉजिटिव लेगा, जब H पॉजिटिव इसमें शामिल हो जाएगा तो ये H2SO4 बन जाएगा, और आपके पास स्टूडेंट ये बना नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन NO2, और साथ आपके पास क्या बना, H2SO4। H2SO4 इसका मतलब है रीजनरेट हो गया, सो इट विल एक्ट एज कैटलिस्ट हियर। अब आपके पास यहां भी टेंपरेचर शो कर दो,
ये बना 52-55। टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं मैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो नाइट्रोबेंजीन है इट इज वेरी डेंजरस एंड मोस्टली डिटेक्टेड सॉल्वेंट। अब ये जो नाइट्रो, इसके ऊपर NO2 ग्रुप है, NO2। अगर आप इसके मेटालिक रिडक्शन करवाएं तो ये NO2 अमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट होता है और एनालीन बनता है। तो पहले इसको बनाना मुश्किल है, आगे रिडक्शन से एनालीन वगैरह उनको बनाना वो तो आसान है। तो इसके लिए आपको ये बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। ये जो मैंने आपको बेंजीन का नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन और फिर नाइट्रोबेंजीन, यानी ये जो नाइट्रोबेंजीन बना, ये एक्सपेरिमेंट में जरा आपको समझाता हूं ताकि मजीद चीजें क्लियर हों जिन पे मैं ज्यादा जोर दे रहा था। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सक्लूसिव एक्सपेरिमेंट, इसमें देखेंगे मैंने ना ये राउंड बॉटम फ्लास्क ली, इसमें मैंने तकरीबन 35 मिलीलीटर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया। अब इस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इसको मैं आइस फ्रीजिंग मिक्सचर जो है उसमें रख देता हूं। अब मैं इसमें तकरीबन 40 मिलीलीटर कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज ऐड करता हूं। ये जो आपके पास कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसको आपने ठंडा किया है तकरीबन आधा घंटा फ्रीजर में रखकर। अब आप इसको ड्रॉप वाइज ऐड करते जाएं, साथ इसकी स्टीरिंग, मैग्नेटिक स्टीरर से इसको स्टीर करते जाएं। जब ये सारे का सारा आप सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड कर लेंगे, अब आप तकरीबन 30 मिलीलीटर बेंजीन इसमें लें इस ट्यूब में, और अब इस बेंजीन को ड्रॉप वाइज इसमें ऐड करते जाएं। याद रखना है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, इस पूरी बेंजीन एडिशन के दौरान आपने इस रिएक्शन मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज नहीं करने देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सारे का सारा बेंजीन आप इसमें ऐड कर लें, अब आपने क्या करना है, अब आप इस रिएक्शन मिक्सचर को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे के लिए हीट करें। मैं बार बार कह रहा हूं, आपने टेम्परेचर जो है वो 50 to 55 या मैक्सिमम 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना। अब ये ना कहें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं ना तो यील्ड कम हो जाती है। तो मैं कह रहा हूं टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, इसका ये मतलब ये भी है कि यील्ड ज्यादा से ज्यादा हासिल हो, लेकिन दूसरा ये भी है अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डाई नाइट्रेशन या ट्राई नाइट्रेशन हो जाएगी, और वो जो डाई और ट्राई नाइट्रो प्रोडक्ट बनेंगे दे आर हाईली एक्सप्लोसिव। तो उन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम टेम्परेचर जो है वो 50 to 55 या मैक्सिमम 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 घंटे तक आप इसको हीट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये 2 लेयर्स हासिल होंगी। नीचे आपके पास एसिड्स है और ऊपर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है। आप इनको सेपरेट कर लें। अब आपके पास ये जो नाइट्रोबेंजीन बना, इस नाइट्रोबेंजीन ये थोड़ा सा क्लाउडी सा है, ये येलोविश सा है। अब आप इसको ना वॉश कर लें पानी इसमें 2 दफा डाल के। अब क्या होगा, वाटर जो है इसमें रिमेनिंग जो एसिड्स हैं उन एसिड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोबेंजीन इज मोर डेंसर देन वाटर। नाइट्रोबेंजीन नीचे होगी और वाटर ये ऊपर आएगा। आप ना नाइट्रोबेंजीन को अलग कर दें। अब आपके पास ये जो नाइट्रोबेंजीन बना, अभी भी इसमें डिफरेंट इंप्योरिटीज मौजूद हैं। आप इसकी सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें। माय डियर स्टूडेंट, जब आप इसकी सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें उस दौरान याद रखना है कि इसका टेम्परेचर 208 डिग्री सेंटीग्रेड या मैक्सिमम भी 215 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है। इस सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में ये आपके पास व्हाइट क्लाउडी नाइट्रोबेंजीन हासिल होता है। इसमें अभी भी वाटर कंटेंट्स है। आप क्या करें, कैल्शियम क्लोराइड जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उसकी थोड़ी सी मिकदार लेकर इसमें मिलाएं और इसको अच्छी तरह हिलाएं। इसके बाद इसको रख छोड़े तो आप देखेंगे ये जो कैल्शियम क्लोराइड है दैट इज सेटल डाउन, वाटर अब्सॉर्ब करके वो नीचे बैठ जाए। अब आप इसकी फाइनल फिल्ट्रेशन करवा दें। फिल्ट्रेशन के बाद ये आपके पास एक क्लीन, वेरी क्लीन, लाइट येलोविश ये लिक्विड हासिल होता है। दिस इज एक्चुअली द नाइट्रोबेंजीन। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के, उसमें 2 रिएक्शन डिस्कस किए, एक हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन और एक नाइट्रेशन बेंजीन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।